मेरा नाम पारो है। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल है। घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए काम करने के लिए लोगों के घरों में जाना पड़ता था। फिर मैं बहुत अच्छे घर में काम करने लगी। मेरे मालिक बहुत ही अच्छे थे और उनका घर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। मुझे ऐसे घर बहुत पसंद थे जो काफ़ी पुराने तरीके से बने हुए होते थे। मैं वहाँ काम करती थी। इनका एक भाई भी था जो आते जाते मुझ पर नज़र रखता था। आज तक उसने ना तो मुझसे कोई बात की थी और ना ही कोई गलत हरकत करने की कोशिश करी थी, लेकिन उनकी नज़रों से मैं परेशान हो गई थी। फिर एक दिन मालिक ने मुझसे कहा कि वो मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। मेरे लिए यह बात बड़ी हैरत की थी, क्योंकि मैं तो उनके घर की एक मामूली सी नौकरानी थी और मैं खुद उस घर की मालिक बनने जा रही थी। मैंने फौरन ही हाँ कह दिया और उनसे शादी कर ली। शादी के बाद उसने मुझे बताया कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर उनको कभी हिम्मत न हुई कि वह मुझसे शादी के लिए पूछे। इन्होंने बताया कि इनके माता पिता बहुत पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। एक छोटा भाई है जिसे मैंने बहुत प्यार से पाला है। लेकिन फिर मेरा देवर, जो कि पहले छोटे मालिक थे और अब मेरे देवर बन चुका था, मुझसे एक ऐसा काम करवाना शुरू कर दिया जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। वो मुझे रात को 2 बजे अपने कमरे में बुला लेता। मेरे पति का पुलिस स्टेशन में नाइट ड्यूटी होती थी। जैसे ही विजय काम पर जाते, मेरा देवर फौरन मुझे कमरे में बुला लेता। दरअसल वो मुझसे एक तहखाने में मिट्टी खुदाई का काम करा रहा था। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो मुझसे ऐसा काम क्यों करा रहा है और इस बारे में विजय को क्यों नहीं बताता और मिट्टी की खुदाई क्यों करने को कह रहा है। गड्ढे करवा कर इसे क्या मिलेगा, लेकिन मरता क्या ना करता। मैं उनका काम करती रहती। काम इतनी मेहनत का था कि मुझे जल्दी ही थकान होने लगती। जब मैं पूरी तरह थक जाती तो मेरा देवर मेरे लिए दूध लेकर आता और मुझसे कहता कि इसे पी लो, तुम्हारी थकान खत्म हो जाएगी। मैं वो दूध पी लेती थी तो फौरन ही मुझे नींद आने लगती और मैं सो जाती। जब मेरी आंख खुलती तो मेरे पास मेरे साथ देवर सामने खड़ा था और मुझे पैसे देकर कहता कि ये रख लो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। लेकिन यह बात किसी को नहीं बताना, यहाँ तक कि अपने पति विजय को भी नहीं। धीरे धीरे मुझे शक होने लगा कि दूध पीने के बाद मुझे नींद क्यों आने लगती है। मुझे पता ही नहीं चल पाता कि मैं कब कहाँ कैसे सो गई। एक दिन मैंने दूध पीने से पहले अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और फिर मेरे साथ जो हुआ वो देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे देवर ने मेरे बेहोश होने के बाद वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2-3 मर्द आकर मेरे साथ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और बहुत ज़्यादा हसीन थी। मेरी माँ लोगों के घर में खाना पकाती थी और मुझसे भी यही करवाना चाहती थी, पर मेरे पिताजी मेरी माँ से कहते थे कि इतनी प्यारी लड़की को अगर किसी के घर काम करने के लिए भेजेंगे तो हर वक्त दिल परेशान रहेगा। लेकिन माँ का यह कहना था कि मैं भी तो बहुत खूबसूरत थी, मैं भी तो किसी की बेटी थी। तुमने गरीबी में आकर मुझसे यह काम करवाया और अपनी बेटी की बारी आई तो तुम्हारा दिल तड़प रहा है। मेरे पिताजी जब इस दुनिया से चले गए तो माँ ने मुझे भी यही कहा कि अब तुम लोगों के घर में काम करना शुरू कर दो। मुझे एक बहुत अच्छे घर में नौकरी मिल गई। मैं दिन रात वहीं पर रहती थी। मालिक मेरा बहुत ख्याल करते थे। होली दिवाली पर मुझे तोहफे भी देते थे। इस घर में सिर्फ 2 भाई ही रहा करते थे और एक बूढ़ी दादी जो सिर्फ अपने कमरे में रहती थी। मैं ही उनका सेवा और घर के सारे काम करती थी। दादी जी मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरे कपड़े भी बनवा कर देती थी, साथ ही वो मुझे खाना भी दिया करती थी। जब भी उसके घर पर कोई आता तो मुझे देखकर पूछ लेता कि क्या यह तुम्हारी कोई रिश्तेदार है, क्योंकि मैं शक्ल और सूरत की बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा पाता था कि मैं उस घर में एक मामूली सी नौकरानी हूँ। साहब का एक भाई था विक्रम, जो शक्ल सूरत का तो अच्छा ही था और बहुत हैंडसम भी था और कमाता भी ठीक ठाक था, लेकिन वह मुझे अक्सर देखता रहता। हालांकि उसने कभी मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं की, ना ही कोई बात की और ना ही कोई गलत इशारा किया, लेकिन उसकी निगाहें मुझ पर ही रहती थी। मैंने उसके कमरे में भी जाना छोड़ दिया था। मैं खाना बना देती और मालिक से कह देती थी कि छोटे साहब का खाना मैंने रख दिया है टेबल पर, उनको कह दीजिए आकर खा ले। मैं उससे दूर दूर रहने लगी क्योंकि मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन दादी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने घर की दुल्हन बनाना चाहती हूँ। यह बात सुनकर मैं हैरान हो गई। फिर सोचा कि शायद बीमारी में आकर उन्होंने इस तरह की बातें कह दी होगी, क्योंकि वह काफ़ी समय से बीमार रहती थी। उनका घर बहुत बड़ा और पुराना था। इस तरह के घर तो आजकल दिखते भी नहीं हैं और मुझे ऐसे घर ज़्यादा पसंद है। हालांकि यह घर अभी बहुत अच्छा लगता था। अगली सुबह जब इनकी तबीयत बेहतर हुई तो कहने लगी कि मैंने कल तुमसे एक बात कही थी। मैंने कहा दादी जी, मैंने बुरा नहीं माना,
क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब थी और इसलिए शायद आपने बीमारी की वजह से यह बात मुझसे कह दी हो। तो इस पर वो मुझसे कहने लगी कि मैंने बीमारी में आकर बात नहीं की थी। मैं हकीकत में तुमसे अपने विजय की शादी करवाना चाहती हूँ। तुम खुद ही सोचो, अब इस उम्र में मैं अपने विजय के लिए कोई लड़की कैसे ढूंढूंगी और दौड़ भाग कैसे करूंगी। उसके बाद पता नहीं उसका नेचर कैसा हो, काम धाम कैसा करे, मेरे घर का मेरे बाद वह घर का ख्याल रख सके या ना रख सके। तुम में वो सारे गुण हैं जो एक अच्छी लड़की में होनी चाहिए। अब ना तो इस उम्र में मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, ना ही इतनी ताकत कि मैं तुम्हारी जैसी और दूसरी लड़की ढूंढ सकूं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम खूबसूरत तो हो ही और बहुत अच्छी तरह से मेरे घर का और मेरे बेटों का और मेरा ख्याल रखती हो। तो मैं चाहती हूँ अब इस नौकरी को हम रिश्तेदारी में बदल दें। तुम्हारे हाथ का खाना विजय को बहुत पसंद आता है और विक्रम भी बहुत खुश रहता है। हालांकि मुझे यह भी पता है कि विजय को कोई लड़की पसंद नहीं है। अगर उसे कोई लड़की पसंद होती तो बेशक मैं उसी लड़की से उसकी शादी करवा देती, और इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं विजय की शादी तुमसे ही करवाऊंगी। तुम अपने माँ बाप को मेरे घर भेज दो। जब मैंने यह बात घर आकर अपनी माँ को बताई तो मेरी माँ ने मुझे बहुत बातें सुनाई। उन्होंने कहा कि तूने ही कोई चक्कर चलाया होगा, अपने मालिक को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया होगा। जबकि मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि मैं अपने ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी। इसलिए ख़ानदान के जितने भी लड़के थे सबके रिश्ते मेरे लिए आ चुके थे। लेकिन हुस्न होता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, इसलिए मेरे अंदर भी थोड़ी नज़ाकत थी और मैंने सारे रिश्तों को ठुकरा दिया था। इसलिए अब मैं यह सोच रही थी कि जब सारे ठुकराए हुए रिश्तेदार को यह पता चलेगा कि मैं तो एक बड़ी हवेली की बहू बन गई हूँ, तो उनके दिल पर तो सांप लौट जाएंगे। और बस अपनी ईगो में आकर मैंने कोई बात नहीं की और अपनी माँ से कहा कि मैं शादी अपने मालिक से ही करूँगी। मेरी शादी भी हो गई। मेरे पति की नाइट ड्यूटी लग गई, क्योंकि वह एक पुलिस ऑफिसर थे और उनकी नाइट ड्यूटी के दिन शुरू हो गए थे। मैं तो दादी की हमेशा बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी, और अब जब उन्होंने मुझे इस घर की बहू का दर्जा दे दिया था तो ये तो मेरे लिए किसी एहसान से कम नहीं था। मैं उनके पैरों की मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगा लेती थी। मैं उनकी हर बात मानती थी, दिन रात उनका बहुत ख्याल रखती थी। अपने पति से ज़्यादा मैं उनके खाने पीने का ख्याल रखती थी। अपने पति को तो खाना मैं बाद में देती, पहले उनसे जाकर पूछती कि आपने खाना खाया कि नहीं। वो भी मेरे साथ बहुत खुश थी और कहती थी कि मेरा फ़ैसला बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं भी उनको यह एहसास नहीं करवाना चाहती थी कि किसी गरीब की बेटी को घर लेकर आई थी तो मालकिन बनकर मेरे सर पर ही नाचने लगी, बल्कि मैं तो उनको यह एहसास कराना चाहती थी कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ और उनका दिन रात सेवा करती थी। एक दिन रात के 2 बजे का वक्त था। मेरा पति नाइट ड्यूटी पर गया हुआ था। मैं अपने कमरे में थी जब मेरे देवर ने बुलाया और कहा कि तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं उनके कमरे में चली गई तो उन्होंने एक दीवार से अलमारी को हटाया तो मैंने देखा कि घर तो बहुत मजबूत और पुख्ता था, लेकिन यह दीवार कुछ कच्ची थी और इसके नीचे जब देखा तो एक तहखाना था और ज़मीन पर कुछ खुदाई हुई थी। मेरे देवर ने कहा कि तुम्हें ज़मीन को खोद कर मिट्टी निकालनी है और उस मिट्टी से एक बड़ा सा पुतला बनाना है। दरअसल मैं इस काम के लिए किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता और ख़ुद मुझसे यह काम हो नहीं सकता, इसलिए यह काम तुम्हें खुद ही करना होगा। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ी थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि मिट्टी का एक बड़ा सा पुतला बनाना इतना आसान काम तो नहीं था। और मैं सोच में भी पड़ गई कि आखिर ये मुझसे ऐसा काम क्यों करवा रहे हैं और इस पुतले का वो करेंगे क्या। मैंने कहा मुझे पुतला बनाना नहीं आता। उसने कहा तुम्हें बनाना ही होगा। जब उसने मुझे हैरान परेशान देखा तो कहने लगा कि देखो कोई जल्दी नहीं है, तुम यह काम आराम से कर सकती हो, चाहे रोज़ थोड़ा थोड़ा करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपने देवर से कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वो मेरे किसी सवाल का जवाब देता, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसके आगे उनसे जिद बहस कर सकूं। मैंने बस हमेशा की तरह उनका हुक्म मान लिया, जैसे मैं हमेशा माना करती थी। फावड़ा, कुदाल, हथौड़ी, सारा सामान वहाँ पर पहले से ही पड़ा था। मैंने तुरंत काम शुरू कर दिया। रात के 12 बजे से लेकर मैं सुबह 5 बजे तक यही काम करती रही। काम बहुत मेहनत का था और मैं पसीने से भीग जाती थी। अभी मैं काम में ही लगी हुई थी कि मेरे देवर ने दूध का गिलास हाथ में थमा दिया। गर्म गर्म दूध देखकर मेरे गले में पानी आ गया। मेरे देवर ने कहा कि आज के लिए इतना काम काफ़ी है, ये लो दूध पियो। मैंने वो दूध जैसे ही पिया उसके बाद मुझे होश नहीं था कि मैं कहाँ थी। जब मेरी आँख खुली तो मैं उस कमरे में एक तरफ लेटी हुई सो रही थी। मैंने सुबह उठकर अपने देवर से कहा कि मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आँख लग गई। तभी वो मुझसे कहने लगा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं,
मेहनत का काम करोगी तो नींद तो आएगी ही, और वैसे भी आज के लिए इतना काम काफ़ी है। उनकी बात सुनकर मैं बाहर जाने लगी। तभी उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा कि कहाँ जा रही हो। मैंने कहा कि घर का काम करने। उन्होंने कहा कि आज से तुम्हें घर का कोई भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम इस घर की मालकिन हो, कोई नौकरानी नहीं। घर के काम करने के लिए मैंने एक लड़की रखी है जो आज 10 बजे आ जाएगी। तुम अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। मेरे देवर ने मेरे हाथ पर कुछ पैसे भी रखे। मैंने कहा कि जब मैं नौकरानी नहीं हूँ तो आप मुझे ये पैसे किस बात के लिए दे रहे हो। तो इस पर वो कहने लगा कि ये पैसे मैं अपनी भाभी को दे रहा हूँ जो मेरा मदद कर रही है और मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे रही है। लेकिन भाभी यह बात किसी को ना बताना, यहाँ तक कि विजय भाई को भी नहीं। मेरा देवर मेरा इतना ख्याल कर रहा था, वह चाहता तो मुझसे अपना काम निकलवाता और मुझसे कोई मतलब ना रखता, लेकिन मेरे आराम के लिए उन्होंने नौकर रख लिया, जबकि मैं खुद एक नौकरानी थी और आज कोई और मेरे लिए काम करने वाली आ गई थी। इससे बड़ी और क्या बात होती। मैंने उनको कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए और यह बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरा देवर वो पैसे दे दिया और कहा, इसे अपने लिए जो तुम्हारा दिल करे तुम वो खरीद लेना, कपड़े, जूते, खाने पीने की चीज़ें, और अपनी माँ को भी शॉपिंग करवा देना, वो भी खुश हो जाएगी। मेरा देवर इस कदर का अच्छा इंसान था, मेरे दिल में उनकी इज्जत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पैसे लेकर मैं कमरे में आ गई। पैसे गिने तो 20,000 से ज़्यादा थे। इतनी तो मेरी तनख्वाह भी कभी नहीं थी। इसके बाद बेड पर आराम से दोबारा सो गई और मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मेरा पति दोपहर में आ जाता था और मैंने उसको यह बात नहीं बताई, लेकिन उसने नोट कर लिया कि मैं काफ़ी थकी थकी लग रही हूँ। मैंने कहा कि बस ऐसे ही मैं तो आराम करके थक गई हूँ, क्योंकि मेरे देवर ने मेरे लिए घर में नौकरानी रखी है। टाइम इस घर में कैसे गुजरेगा। मेरे पति ने कहा कि इस घर में जल्दी ही छोटे मेहमान आ जाएंगे तो फिर तुम्हारा वक्त अच्छे से गुजर जाएगा। लेकिन मुझे देवर की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत सारा मिट्टी की खुदाई करना है एक पुतला बनाने के लिए, और ये बनाना कोई आसान काम नहीं था और 2-3 हफ्ते का काम भी नहीं था। इसमें तो बहुत वक्त लग रहा था और मेरा पति यह चाहता था कि मैं माँ बन जाऊं, तो फिर मैं काम कैसे कर सकती थी। इसलिए मैं बहुत परेशान हो गई और अपने देवर के सामने जाकर यह बात मैंने उनको बता दी। तो इस पर वो मुझसे कहने लगा कि तुम ऐसा बिल्कुल मत होने देना, मैं तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर का नंबर देता हूँ, डॉक्टर तुम्हें अच्छा मशवरा दे देगा। मैंने उस डॉक्टर से बात की और फिर उसकी बात मान ली। मेरा देवर यही चाहता था कि मैं अभी बच्चा पैदा ना करूँ जब तक कि पुतला बनाने का काम पूरा ना हो जाए। मेरे लिए भी फ़िलहाल यह काम बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये मुझे मेरे देवर ने दिया था। फिर अगले दिन मैं अपनी माँ के घर गई। उन्हें पैसों से उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर गई, तो वो कहने लगी कि अब तुम सच में बड़े ख़ानदान की बहू लग रही हो। मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि यह पैसे मेरे मेहनत के हैं। फ़िलहाल मेरी माँ भी खुश हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, मेरे जिस्म में बहुत दर्द होता था, लेकिन फिर भी मैं यह काम कर रही थी। रोज़ मैं यह काम करती थी। दादी जब मुझे बुलाती तो मैं सच में बहुत गहरी नींद में सो जाती थी। मेरी आंखें खुलती तो मेरा देवर बहुत ज़्यादा खुश होता था। वो मुझे पैसे देता था कि उनके पास रोज़ अपने लिए भी पैसे होते थे, और वो पैसे किसी अलमारी से या अपने पर्स से निकाल कर मुझे नहीं देता था, बल्कि उनके हाथ में पैसे होते थे। उसमें से थोड़े पैसे वो मुझे दे देता और बाकी अपने पर्स में डालकर रख लेता। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। शुरुआत में मुझे यह सब काम करने में बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे मेरी थोड़ी आदत पड़ गई थी। एक दिन मैं अपने पति के साथ में बैठी थी कि अचानक मुझे मेरे पति के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि मेरा पति मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था और मैं ज़मीन पर पड़ी थी। मैंने उठकर उसको देखा और पूछा कि क्या हुआ था, तो वो मेरी शक्ल देखने लगा और कहने लगा कि तुम मेरे साथ बैठी हुई नाश्ता कर रही थी और अचानक से तुम बेहोश हो गई। मैं तो डॉक्टर को बुलाने ही वाला था कि तुम्हें इतने में होश आ गया। मुझे ये बताओ कि कोई मसला तो नहीं है? क्या करती रहती हो तुम दिन भर? इतनी कमज़ोर होती जा रही हो। मैंने कहा कोई बात नहीं है। मेरे देवर ने कहा था कि इस बारे में अपने पति को भी नहीं बताना, इसलिए मैंने अपने पति को भी नहीं बताया। लेकिन अब इस काम से मैं तंग आ गई थी। ठीक है कि मैं शादी से पहले उनके घर पर नौकरानी थी। दादी ने मुझे सर का ताज बनाया, लेकिन अब तो मैं इस घर की बहू थी, तो मेरा देवर यह काम किसी और से भी तो करवा सकता था या खुद भी तो कर सकता था। इससे तो अच्छा था कि मैं घर के सारे काम करती, क्योंकि मुझे घर के काम करने की आदत थी। पर यहाँ तो वाकई मेरी सेहत बहुत ख़राब हो रही थी।
आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ रहे थे और मेरे देवर की हरकतें मुझे शक में डाल रही थी कि मेरा देवर मेरे लिए रोजाना दूध क्यों लेकर आता है और मुझे दूध पीते ही नींद क्यों आ जाती थी, जैसे मैं बेहोश हो गई हूँ। मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता था। मुझे अपने कमरे में भी जाना याद नहीं होता था। मैं उनके कमरे में ही सोफे पर गिर के सो जाती थी और सुबह वापस अपने कमरे में आती थी। मेरे देवर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन मुझे फिर भी यह जानना था कि वो मुझसे अपने ही घर में तहखाने के अंदर गड्ढे करके मिट्टी निकालने को क्यों कहता है। मैं अकेली लड़की इतना सारा मिट्टी ज़मीन से खोद कर निकालना, फिर उससे एक पुतला तैयार करना, आखिर ऐसा क्यों, वो भी दादी और मेरे पति से छुपकर कैसे बना सकती थी। यह घर काफ़ी पुराना था, इस तरह से यहाँ पर खुदाई करना अच्छी बात नहीं थी। इस घर की दीवारें पुरानी हो गई थी और कभी भी गिर सकती थी। मेरे देवर को यह सब करने की क्या ज़रूरत थी। मेरे देवर ने तो मुझे बच्चा पैदा करने से भी मना कर दिया था और मेरा पति बच्चे के ख्वाब देख रहा था। वो मुझसे कहता था कि बच्चा पैदा करना है ताकि इस घर में एक छोटा सा मेहमान आ जाए, हमारी ज़िंदगी शुरू हो जाए। जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं हो जाता मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी और पता नहीं यह कब ख़त्म होना था। मैंने सुना था कि पुराने ज़माने में जब लोग इस तरह का काम करते थे तो उन्हें कई साल लग जाते थे। अगर वाकई ऐसी बात थी तो क्या रोज़ मुझे इतनी ही मुशक्क़त करनी थी। मैं इतनी बुरी तरह से पसीना पसीना होकर थक जाती थी। मेरी हालात बहुत बुरी हो जाती थी। जब मैं गिरने लगती थी तब मुझसे मेरे देवर कहता था कि अब तुम आराम से बैठ जाओ और दूध पी लो। हमेशा मुझे पिलाकर वह मेरा सोने का इंतज़ार करता था और मैं सोचा करती थी कि चलो काम है तो ख़त्म कर ही देती हूँ। मेरे देवर ने मेरी सारी ज़िंदगी संवार दी है। उसने मेरा बहुत साथ दिया था। उसने ही मुझे अपने घर काम पर रखा था। मुझे जब भी पैसों की ज़रूरत होती वह मुझे ज़रूर देता था। अगर बदले में मैं उनके लिए एक काम कर दूँ तो क्या हर्ज है। कभी ज़िंदगी में मैं उनको यह कहने के काबिल तो हो जाऊंगी कि मैंने भी आपके लिए कुछ किया था। मैं एक दिन अपनी माँ के घर मिलने आई हुई थी कि मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। मेरी माँ का कहना था कि खुशखबरी है, तो मैंने माँ को कहा कि कोई खुशखबरी नहीं है। मुझे लगा कि मैं कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गई थी, लेकिन जब डॉक्टर के पास गई तो उसने ऐसी बात बताई कि कदमों तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं हैरान रह गई क्योंकि मैंने तो डॉक्टर से पूछकर वो सब कुछ कर रखा था कि जिससे मैं माँ नहीं बन सकती थी। फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, और अगर मेरे साथ हो गया था तो फिर मुझे यह काम नहीं करना था। क्या यह बच्चा मेरे पति का ही था या मेरे पति का नहीं था, तो फिर किसका हो सकता था। लेकिन मुझे किसी बात की कोई समझ नहीं आ रही थी। मेरा दिमाग घूम रहा था और मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि अब तो इस घर में तुम्हारे कदम और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी और तुमने अपना चेहरा ऐसे क्यों बना रखा है जैसे ना जाने क्या हो गया हो। तो मैं माँ से कहने लगी, माँ ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा घबरा रही हूँ। इस पर माँ ने कहा कि कोई बात नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है, पहली बार की बात है, दूसरे बच्चे में आदत हो जाएगी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि पति को क्या बताऊं और घर में अपने देवर से क्या बात करूं। इसके बाद मैं अपनी माँ के घर से अपने घर वापस आ गई। मेरे सामने डॉक्टर की रिपोर्ट रखी थी और मेरे पति ने वो रिपोर्ट देखी तो आज की ही थी और वो मुझसे कहने लगा कि तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया कि तुम माँ बनने वाली हो। तो मैंने उनसे कहा कि आज की ही तो है, कौन सा महीना भर पुरानी है। यह बात सुनकर वो बहुत खुश थे। उन्होंने आओ देखा न ताव जाकर वह सीधे अपनी दादी माँ को बता दी। सामने मेरा देवर मुझे हैरान होकर देखने लगा और फिर मुझे मौका मिलते ही कहने लगा कि मैंने मना किया था ना, तो फिर ये सब कैसे हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे डॉक्टर ने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, लेकिन पता नहीं यह सब कैसे हो गया। पर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और मुझे लगा कि आज की रात को काम करने के लिए मुझे नहीं बुलाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और ये दिन बच्चे के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। लेकिन मैं हैरान थी क्योंकि मेरे देवर ने मुझे बुला लिया और मैंने उनसे कहा कि क्या मुझे यह काम नहीं करना चाहिए। मैं इतनी मेहनत का काम करूँगी तो मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। देवर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम आराम से काम करो। उनके मुँह से यह सुनकर मैं हैरान थी कि मेरे देवर को मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। उसने आज भी मुझसे काम करवाया था। अब मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी थी। मेरा देवर मुझसे ही ये सब क्यों करवा रहा था, वह खुद भी तो कर सकता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझसे इतना काम नहीं हो पाता। लेकिन मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैंने अगले दिन काम किया और दिमाग में एक प्लान बना लिया। दूध पीने से पहले मैंने अपना मोबाइल ऐसी जगह पर छुपा दिया कि जहाँ से मैं खड़ी हुई नजर आ रही थी
और कैमरा ऑन कर दिया। दूध पीते ही सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे कि रोज होता था। मैंने अपना फ़ोन बातों बातों में वहाँ से उठा लिया और उनको पता नहीं चलने दिया, और फिर मैं उनके कमरे से चली गई। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था कि पता नहीं फ़ोन में क्या रिकॉर्ड हुआ होगा। मैं अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। पति तो वैसे भी घर पर नहीं था। फ़ोन की वीडियो प्ले करते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे क्योंकि कुछ न कुछ गड़बड़ थी। इस बात का तो पता चल गया था। वीडियो में देखा कि जैसे ही दूध का गिलास मैंने पिया, मैं चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर गई। मेरे देवर ने मुझे ऐसे घसीट कर साइड में किया जैसे मैं इंसान नहीं कोई बोरी हूँ। फिर मेरे देवर ने जो मेरे साथ किया उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसका मतलब कि मेरा देवर हर रात मुझे ये काम करवा कर थका देता और फिर मेरे साथ गलत हरकत करता। मैं कांपने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन मैंने हिम्मत की और सारी सच्चाई मैंने अपने पति को बता दी। तो मेरा पति यह सुनकर बहुत हैरान हो गया। उन्होंने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुम मुझे अब बता रही हो कि वह ऐसा काम तुमसे करवाता था। मैं ज़मीन पर बैठी रो रही थी। मेरा पति चिल्लाते हुए देवर के पास गया और उसे मारने पीटने लगा। दादी माँ भी अपने कमरे से बाहर निकल आई। दादी ने भी मेरे देवर को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगी, तुम इतनी घटिया निकलोगे नहीं पता था। तुमने अपने ही भाभी के साथ ऐसा काम किया, तुझे शर्म नहीं आई। फिर मेरे देवर ने जो कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसका कहना था कि वह मुझे बहुत पसंद करता था, वह मुझसे शादी करना चाहता था, मुझे पहले दिन से ही प्यार करता था। मिट्टी का काम करवाना एक बहाना था। इस बहाने से वह मेरे करीब आता था। उसे लगा था दादी मेरी शादी इसके साथ करवाएगी, लेकिन मेरी शादी विजय से हो गई। मेरा देवर विजय का सौतेला भाई था। वह विजय को मार देना भी चाहता था। यह सब सुनकर सबके होश उड़ गए। दादी ने देवर को पुलिस के हवाले कर दिया और दादी मुझसे माफ़ी मांगने लगी। इसमें दादी माँ की कोई कसूर नहीं था। मैंने अपने पति और दादी से माफ़ी मांगी। मैंने उनको नहीं बताया था कि मुझसे देवर यह काम करवा रहे हैं। मेरे पति ने मुझे माफ़ कर दिया और यह बच्चा मैं नहीं रखना चाहती थी, पर मेरे पति ने इस बच्चे को इस दुनिया में लाने को कहा कि इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है। हम मिलकर इस बच्चे को प्यार से पालेंगे। कुछ दिनों बाद एक खूबसूरत सी बेटी हुई जिसका नाम खुशी रखा। दादी भी इस दुनिया से चली गई। मैं और मेरा पति हम दूसरे शहर आकर रहने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।